कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला करो। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी तीसरी सीरीज बातें जनगण मन की। तीसरी इसलिए क्योंकि हमारे चैनल पर चल रही पहली सीरीज युद्ध महाभीषण होगा को आपका भरपूर समर्थन मिला है। हमारी दूसरी सीरीज डायलॉग विद वेटरन्स में आपके कमेंट्स ये बताते हैं कि आप वेटरन्स को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमारी तीसरी सीरीज बातें जनगण मन से। बातें जनगण मन से आज की इस सीरीज में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने पूरा जीवन समाज को, देश को और एक विशेष पार्टी को दिया। जी हां, राजनीतिक पार्टी को। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर परमानंद यादव। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, और देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। कष्ट कंटकों में पड़कर के जीवन पट जीने होंगे, और कालकूट के विषमय प्याले प्रेम सहित पीने होंगे। अत्याचारों की आंधी ने कोटि सुमन छीने होंगे। वही वीर अब बढ़े जिसे हंस हंस कर मरना आता है, और देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपना जीवन के शुरुआती काल में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के आज के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ साइकिल पर घूमे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर परमानंद यादव। डॉक्टर परमानंद यादव जी, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी नई सीरीज बातें जनगण मन की आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, और आपका भी बहुत स्वागत है, और आपके जो सुनने वाले और देखने वाले जो दर्शक हैं उन सबका भी मैं अभिवादन करता हूं। आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं, सबको नए साल की बधाई देता हूं। परमानंद जी, ऐसा क्या कारण है कि राजनीति में आने के बाद हर नेता रईस हो जाता है? हाँ, ये आप कह सकते हो, लेकिन सभी पे ये लागू नहीं होता, और राजनीति में भी बहुत ईमानदारी से काम करने वाले और बहुत सुचिता से काम करने वाले लोग भी रहे हैं। और जैसे गुलजारीलाल नंदा जी होते थे, वो गृह मंत्री भी रहे केंद्र में, ऊपर प्रधानमंत्री भी बने थे, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। डॉक्टर मंगल सेन जी हरियाणा में भाजपा के पुरोधा रहे, उन्होंने सारा जीवन बहुत सादगी से जिया। जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे अनेकों लोग हैं। और ईमानदारी के मामले में मैं कह सकता हूं कि भाई कम से कम वीपी सिंह भी इस गिनती में उनका भी नाम आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए। और भाजपा में तो चूंकि संघ से प्रेरित लोग आते हैं, तो उनमें से अधिकांश लोग निश्चित रूप से बहुत प्रामाणिकता से कार्य करते हैं। अटल जी हैं, मोदी जी हैं, आडवाणी जी हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, ये सभी लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। और मोदी जी के पास आप देख लो कितनी संपत्ति है, और जो दूसरे लोग पहले सत्ता में रहे उनसे उनकी तुलना कर लो। आपने कहा कि बहुत से ऐसे लोगों के नाम लिए, नेताओं के, चाहे वो स्टेट स्तर पर हैं या केंद्र के स्तर पर भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर डॉक्टर साहब गिनती उनकी भी कम नहीं है
जिन्होंने करोड़ों बनाए या बना रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है? देखो जी, राजनीति समाज का ही एक आईना होता है जी और समाज में जैसे लोग होंगे, समाज की जैसी अवस्था होगी, तो वहीं से निकल के ही तो नेता बनते हैं लोग। बिल्कुल ठीक। तो समाज की ऐसी स्थिति है, मैं चुनावों में देखा करता हूँ कि लोग जो उम्मीदवार है उससे ये अपेक्षा करते हैं कि भाई वो हमको धन भी देगा और हमारी वैसे भी सेवा करेगा, खाने पीने की हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, और उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर लोग ये भी अपेक्षा करते हैं कि भाई अब ये ईमानदार भी रहे। अब ये ईमानदार, तो ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? तो बिल्कुल इसलिए ये थोड़ा सा कठिन बात है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो राजनीति में आए उनको यही सोच के आना चाहिए कि भाई ये जनता की सेवा करने का माध्यम है जी। और ये ना तो धन अर्जित करने का है और ना शक्ति अर्जित करने का माध्यम नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। इस भाव से आना चाहिए लोगों को। उसका एग्जाम्पल है हमारे सामने अटल जी। हाँ जी। उसका एग्जाम्पल है हमारे सामने अपने जी हाँ। जनसंघ के फाउंडर, हाँ। जिनको हम कहते हैं। हाँ, मुझे ध्यान आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जी। जो वो चुनाव लड़ रहे थे बलरामपुर से जी। तो उनको कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने ये कहा कि जी आप चुनाव जीत जाओगे, चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा खर्चा ये करना पड़ेगा कि लोगों को थोड़ा शराब पिलानी पड़ेगी, कुछ और आपको लोगों को ये देना होगा और कुछ लोगों में पैसे भी बांटने होंगे, कुछ ऐसी सामग्री बांटनी होगी। तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि मुझे चुनाव हारना मंजूर है जी। लेकिन मैं इस तरह के भ्रष्ट तरीके नहीं अपनाऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो इस प्रकार के लोग भी हैं और वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी को आपने पूरा जीवन दिया है डॉक्टर साहब, पार्टी ने आपको क्या दिया? देखो अनिल जी, हम तो मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ में जब हम आए थे तो हम इसलिए आए थे समाज को कुछ देने के लिए, समाज से कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। बिल्कुल। और यही हमने संघ में सीखा है और कि भाई सबसे बड़ा ये हमारा देश है और इसके लिए हमें जीना मरना, मातृभूमि के लिए, और देश के लिए हमको जो दल का हमारा हित है वो छोड़ देना चाहिए और जहां दल का हित आता हो अपना स्वयं का हित छोड़ देना चाहिए। तो संघ के उसमें कहा भी है कि भाई तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये आपका ये सोचना तो बहुत अच्छा है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन संगठन से निकलकर एक राजनीतिक पार्टी के अंदर जुड़ना और वहां काम करना, पर वहां के अन्य जो अगर मैं कहूं कि जो लोग, जो नेता वाइल्ड कार्ड एंट्री से आते हैं, ऊपर से टपका के नेता बना दिए जाते हैं, क्या उनकी विचारधारा भी वही होती है? ऐसा तो नहीं है। ये ठीक है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोगों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि भाई वो सब संत होंगे, क्योंकि राजनीति में तो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं लेकर के ही आते हैं लोग जी। लेकिन तो भी हम तो स्वयंसेवक होने के नाते यही भाव रखते हैं कि भाई हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है जो भी संगठन का निर्देश हो उसका पालन करना, और किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, किसको कहाँ बैठाना है, ये संगठन का काम है, ये संघ अपने अधिकारियों का काम है जी। तो मैं इसमें ज्यादा सोचता नहीं हूँ। तो हम तो यही भाव लेकर चलते हैं कि भाई हमारा काम है कर्म करना, निर्देश का पालन करना। जी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद, जब से भाजपा केंद्र में या पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, सेकंड टेन्योर चल रहा है,
ऐसे माना जाता है कि करप्शन उससे पहले 20% थी, भाजपा के आने के बाद 25% हो गई। देखिए करप्शन बढ़ी है, घटी नहीं है। तो हम ये कैसे मान लें कि भाजपा के अंदर उसके कार्यकर्ता या उसके नेता जो हैं वो स्वच्छ छवि के हैं? इसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जी वो इतने ईमानदारी से काम करते हैं और उनका उद्देश्य है कि भी पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देना। और समय समय पे जब उनके संज्ञान में मामले आते हैं भ्रष्टाचार के, कदाचार के, तो वो निश्चित रूप से कठोर निर्णय करते हैं और ऐसी बात नहीं है, वो सख्ती से कदम उठाते हैं। अब ये ठीक है कि भाई समाज में ये है, अब ये लोगों के ऊपर भी निर्भर है। अब लोग ये तो चाहते हैं कि भाई हमको सुविधा मिले, हमारे काम हो, उसके लिए थोड़ा सा कष्ट या थोड़ा सा वो विलंब जो है ना उनको बर्दाश्त नहीं है। इस वजह से वो ये सोचते हैं कि अरे कुछ खर्चा भी करना पड़ जाए और हमारा काम जल्दी हो जाए, हमको सुविधा मिल जाए। तो इस चक्कर में ये बढ़ता है, मैं समझता हूँ, ये रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार जो है। नहीं, लेकिन वो तो प्राइवेट सेक्टर में हुआ ना जी। पर नहीं, सरकारी तंत्र में भी अगर हम हाँ, कोई ये सिस्टम है तो वहां वही चीजें आ रही हैं। ये भाई साहब सभी जगह लागू होता है। ये तो ये मान ली आपकी बात कि सरकारी प्रशासन में भी जब जाते हैं लोग तो वहाँ भी वो यही सोचते हैं जी, मैं वही कह कि रहा भाई हूँ। हमको कुछ देना पड़ जाए पर हमारा काम हो जाए जल्दी। मैं डॉक्टर साहब वही आपकी बात को ही ऊपर रख रहा हूँ। आपका ये कहना है कि हमारी पार्टी जो है, आपकी पार्टी, वो बहुत वैधानिक तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो एनालाइज निकल कर आ रहा है कि भैया करप्शन तो बढ़ गई। तो हम ये कैसे मान लें कि पार्टी या पार्टी के नेता, क्योंकि उंगली तो पार्टी पर ही उठेगी ना। वो ठीक है जी, प्रशासन में ये है तो मैं इससे इनकार नहीं करता कि भाई हमने बिल्कुल ही इस तरह का वो दिया है और हमने इस पे कतई रोक लगा दिया। हाँ, आपने कहा सीएम साहब प्रयास हमारे जरूर बहुत अच्छे रहता हैं, है। बिल्कुल मैं पूरी हाँ। तरह एग्री करता हूँ। अभी आप देखो हरियाणा में जितनी भी नौकरियां दी गई हैं जी वो सारी योग्यता के बल पर, प्रतिभा के बल पे दी गई हैं। और कई जगह तो मेरे को भी जाना हुआ है, मिलना हुआ है। पीछे पुलिस में भर्ती हुई थी जी तो हमारे यहाँ मिर्जापुर गांव है, तो वहाँ मिर्जापुर में एक निहायत गरीब परिवार का लड़का था जी बैरागी कम्युनिटी से वो आते हैं, जी तो उनका लड़का पुलिस में सिपाही नियुक्त हुआ था जी और हम उनके घर गए थे उनको बधाई देने। तो वो टूटा फूटा सा उनका घर था, निहायत गरीब थे बिल्कुल। तो इससे पता लगता है कि देखो प्रतिभा के बल पर कोई भी बच्चा आगे आ सकता है, इसमें सिलेक्ट हो सकता है। उसको जरूरत नहीं है किसी सिफारिश की और ना किसी को रिश्वत देने की। एक उदाहरण और भी आता है कि भाई उधर हिसार साइड का था, वो वाल्मीकियों का लड़का था, तो वो पिछली 2 सरकारों में ट्राई कर रहा था। वो हुड्डा साहब की सरकार में भी किया प्रयास उसने, पहले चौटाला साहब की सरकार में भी किया था उसने। तो वो रिटर्न में तो पास हो जाता था, लेकिन वो इंटरव्यू का जब नंबर आता था तो उसमें उसकी कोई सिफारिश नहीं होती थी, ना उसके पास पैसा होता था, तो वो उसमें इंटरव्यू में वो निकाल दिया जाता था। भाजपा की सरकार आने के बाद इसमें परिवर्तन किया गया और रिटर्न के नंबर बढ़ा दिए गए और इंटरव्यू के बिल्कुल नाम मात्र के कर दिए गए। तो वो लड़का उसके बाद इस सरकार में वो सिलेक्ट हो गया और वो सिविल सर्विस में सीधा गया, वो नायब तहसीलदार लगा वो। तो वो उसके परिवार वाले कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी सरकार आई है। तो उससे पता लगता है कि भाई योग्यता को इसमें तरजीह दी जाती है सरकार में। रिजर्वेशन जो है हमारे देश में एक जौक की तरह लगा हुआ है, दीमक की तरह है। क्या रिजर्वेशन से आप सहमत हैं या पार्टी सहमत है? हाँ देखो जी, हमारे समाज की जो स्थिति है तो ये हमको मानना होगा कि भाई बहुत सालों तक पहले और छोटे वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव और अन्याय होता रहा। तो उनको जरूर ये
संरक्षण की जरूरत है, उनको सहयोग की आवश्यकता है। तो इसलिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, उनको तो ये हमको देना ही होगा, और तभी समाज में ये बराबरी आएगी। और लेकिन हाँ, ये जरूर देखना चाहिए कि भाई इससे कितने लोगों का जीवन ऊपर उठा है। और आंकड़े कहते हैं कि जिस समाज की, जिस जाति प्रजाति को देश की सरकार या देश रिजर्वेशन देता आ रहा है, उनमें से किसी ने भी एक्सेल नहीं किया। हाँ, लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि क्रीमी लेयर वाली जो वो बात है वो सब पर लागू होनी चाहिए, ये सारे रिजर्वेशंस में भी, कि भाई जिसको एक बार ये मिल जाए, जिसका जीवन स्तर थोड़ा ऊपर हो जाए, तो उनको छोड़ करके औरों को, जो बेचारे दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो निम्न स्तर के हैं, उनको फिर वो मिलनी चाहिए। जो संपन्न हो जाते हैं उनको ये नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो देखा गया है कि वो जो संपन्न लोग हैं वो उसका फायदा उठाते रहते हैं। तो ये तो मैं भी कहूंगा कि भाई ये इसमें जरूर होना चाहिए। और आजादी के इतने साल बाद रिजर्वेशन मांगने वालों की संख्या ये घटनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं। अभी तो ये बढ़ रही है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि भाई, मतलब हमारे देश में आज भी अगर रिजर्वेशन के मामले पर कहीं सरकार कुछ छेड़ाछाड़ी करे तो रेलवे लाइनें बंद हो जाएंगी, सड़कें बंद होंगी, और हमारे ही नेता उनके साथ फिर खड़े होंगे उनके समर्थन में। तो कैसे बंद होगी, कैसे ये सुधरेगी? समाज का वो वर्ग जो पढ़ लिख कर 90 प्लस नंबर लाता है, जिसको एडमिशन नहीं मिलता, और एक 40-45-50% वाले को सीट मिल जाती है। देखो जी, बहुत संवेदनशील विषय है, और इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाई जो जरूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको ही वो मिलना चाहिए। अन्यथा योग्यता को महत्व देना चाहिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ। भारत की बात सुनाता हूं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम बातें जनगण मन से। भाजपा पैसे वालों को ही टिकट देती है, ये बात सही है? देखो जी, आज जो स्थिति है, अब उसमें यह है कि भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई केवल भाजपा ही पैसे वालों को टिकट देती है। सारी जो पार्टियां हैं वो पैसे वालों को ही देती हैं। अभी तो भाजपा में तो फिर भी कार्यकर्ता की जो मेहनत है उसका सम्मान होता है, और कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। तो लेकिन चुनाव में मैं पहले जैसे उल्लेख कर चुका हूं कि खर्चा ही इतना होता है चुनावों में कि सामान्य आदमी उसे वहन नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर वो सही मायने में जनसेवक है और वो समाज से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच रहता है, तो चुनाव में ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। और उदाहरण के लिए कैलाश जोशी जी का उदाहरण है सबसे अच्छा, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो 9-10 बार वो विधायक बने लगातार, और वो पर्चा भरने के बाद वो कभी अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे प्रचार करने। वो प्रदेश में दूसरी जगह प्रचार करते थे, वहां लोग ही उनका चुनाव लड़ते थे, तो उनको खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। तो ऐसा होना चाहिए प्रतिनिधि। ठीक बात। तो ऐसा होगा तो अवश्य वो थोड़े खर्चे में ही चुनाव जीत जाएगा जरूर। तो अगर ये होने लगे, तो अगर जनता भी उन्हीं उम्मीदवारों को महत्व देने लगे जो वास्तव में ही समाज की सेवा करना चाहते हैं और ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, तो ये राजनीतिक पार्टी भी क्यों पैसे वालों को ही क्यों देंगे टिकटें? फिर वो अच्छी छवि वाले, ईमानदार और जो साधारण परिवारों से भी आने वाले, उनको जरूर ये पार्टियां भी मौका देंगे। इसलिए समाज से भी मेरा आग्रह है कि वो जाति पाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर किसी और बातों से प्रभावित होकर वोट ना दें,
वो ऐसा सच्चा प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए चुने, स्वच्छ छवि दे, स्वच्छ छवि वाला, जो वास्तव में ही जो उनकी सेवा करना चाहता है। तो ये ट्रेंड जरूर बदलेगा और ये राजनीतिक पार्टियां सही बंदे को फिर अपना उम्मीदवार बनाएंगे। 2024 में विधानसभा चुनाव में डॉक्टर परमानंद यादव को इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो क्या पार्टी से उम्मीद रखते हैं? देखो जी, अब तो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, अब ये तो पार्टी को देखना है। और पार्टी हमारी समय समय पे, ऐसी बात नहीं है, हर उसमें ना सर्वे कराती है, उससे पहले, चुनाव से पहले जी, जनता की राय लेती है। तो उसमें वो जो बात निकल के आती है तो वो उसी से फिर पार्टी भी निर्णय करती है। और हो सकता है मैं अभी इस लायक ना हुआ हूं, या मेरे में कुछ कमी हो, या मेरी तपस्या में कोई कमी हो, जो मुझे, अब चुनाव लड़ना ही सब कुछ थोड़ी है, एक ही कार्य, अब चुनाव तो एक ही कार्यकर्ता लड़ेगा, एक ही उसको मिलती है टिकट। लेकिन हाँ ये है कि भाई अन्य बहुत सारी जगह हैं, तो कार्यकर्ताओं को मैं अपनी नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर पार्टी हाईकमान से भी कहना चाहता हूं कि जो पार्टी के जो समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो उनको जरूर सम्मान देना चाहिए जब मौका आए, जब सरकार आए, जब हम सत्ता में आए। क्योंकि जो वर्षों से जो लोग तपस्या कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, विपक्ष में थे जब, और सरकार आने के बाद जब कार्यकर्ता को उचित सम्मान नहीं मिलता तो उससे कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। और मुझे लगता है कि इससे जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो नए कार्यकर्ता हैं, तो उनकी मनोदशा पर भी प्रभाव पड़ता है कि भाई जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ही उचित ये नहीं मिल रहा तो हम ही क्या उम्मीद करें। तो इसलिए इतना मुझे याद है कि आज से लगभग 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें गिनती के 15-20 लोग हुआ करते थे। हाँ। और धीरे 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 कुछ समय बदला और आज के पुराने कार्यकर्ता ही नजर आते थे। और पर समय के साथ अब इतने वर्षों बाद आज की स्थिति के अंदर ये है कि आज जब पार्टी की मीटिंग हो रही होती है तो वो जो 15-20 साल पुराने कार्यकर्ता जो बहुत मेहनत से लगे हुए थे, कर्मठता से, वो तो सबसे पीछे की लाइनों में बैठे होते हैं। लेकिन जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है दूसरी पार्टियों से पाला बदल कर जो इधर आ गए हैं, वो सबसे आगे बैठे होते हैं। ये बात सही है? हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है। और ये इसी से फिर इसका जो है ना पार्टी के ऊपर मैं समझता हूँ कि कई बार बुरा प्रभाव भी पड़ता है जी। जनता भी देख रही है ना ये चीजें, हमें भी तो, समाज को भी तो दिख रही हैं। हाँ, कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता जो आज दिख रहा है चेहरा, वो पहले तो किसी और पार्टी में था, वो क्राइम में भी था, वो हर जगह उसके वो भी किस्से कहानियां भी बहुत सारी हैं, समाज जानता है। लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी में आ गया है तो अब वो दूध का धुल गया है, तो अब सारे खून माफ, ऐसा ही होता है। हाँ, देखो जो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे होते हैं और सरकार आने के बाद वो उम्मीद तो करते हैं कि भाई हमको भी सम्मान मिलेगा जी। लेकिन कई बार पार्टियों की भी मजबूरी होती है। और दूसरे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कार्यकर्ता जो है वो ही पार्टी को चुनाव जिताते हैं। कार्यकर्ताओं को मनोबल जब ऊंचा होता है जी, तो तभी पार्टियों को सफलता मिलती है। कार्यकर्ता का मनोबल गिरा होगा तो पार्टियों को सफलता नहीं मिलती। तो मैं बल्कि ये कह सकता हूं कि भाई बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत समर्पित है, बहुत निष्ठावान होता है वो। लेकिन बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है और अगर कहीं पार्टी चुनाव जीतती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत जीतती है, नेता की छवि के उस पर जीतती है। और कहीं अगर कार्यकर्ताओं को मनोबल गिरा होता है तो वहां पार्टी को सफलता नहीं मिलती, उसका एक वो कारण होता है, भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, हाईकमान से भी मैं अपील करता हूं कि भाई कार्यकर्ताओं की उचित संभाल करें और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, समय लगाया है, उनको जरूर सम्मान दें। और वैसे मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो सांसद हैं, महोदय हैं, जी, केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी,
तो वो जरूर कार्यकर्ताओं का सबका आदर करते हैं और वो कार्यकर्ताओं को सबको नाम से जानते हैं, और इतना ही नहीं, वो कार्यकर्ताओं को फोन भी करते हैं। ठीक बात। और कोई कार्यकर्ता किसी काम से उनको फोन करता है और वो कहीं व्यस्त भी होते हैं, तो इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करनी होगी कि बाद में वो पलट के फोन करते हैं उसको और पूछते हैं कि हाँ भाई कैसे याद किया बताइए। तो ये कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगता है, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है जी। तो ये बातें सभी प्रतिनिधियों में होनी चाहिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, एमएलए, एमपी और दूसरे पार्षद हैं जैसे, तो उनके व्यवहार के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो जैसा वो आचरण उनका होगा, पार्टी की छवि भी ऐसी ही बनेगी। तो इसलिए चुनाव में टिकटें जो है वो देखभाल करके देनी चाहिए। जो सत्ता आने के बाद लोग आ जाते हैं, जैसे वो गुड़ को देख करके मक्खी आ जाती है, तो ऐसे लोगों से वास्तव में सचेत रहने की आवश्यकता होती है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। सीएम मनोहर लाल जी खट्टर ने अभी रिसेंटली मुस्लिम समाज के जो इमाम हैं, मौलाना हैं, उनकी सैलरी में 50% की बढ़ोतरी की है और साथ में ये भी कहा है कि हर साल 5% का इंक्रीमेंट होगा। तो क्या भाजपा भी अब मुस्लिम मौलानाओं की पैरोकार हो गई? देखो जी, भाजपा जो है वो, भाजपा का नारा भी है कि भाई सबका साथ सबका विकास, चाहे उसमें अपने समाज के लोगों की कोई वैल्यू ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने मंदिरों के मठा जो धीश हैं या मंदिरों के पुजारी हैं, उनको हम पेंशन या सैलरी क्यों नहीं दे रहे थे? हाँ, मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि उनका भी उचित सम्मान होना चाहिए, उनको भी पारिश्रमिक मिलना चाहिए और सबका ही ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जो मंदिरों के पुजारी हैं, दूसरे और समुदायों के पुरोहित हैं, उन सब का भी ध्यान रखेंगे। हर मंदिर, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च है, अगर मस्जिद है तो सबको हो ना। हाँ। केवल मुसलमानों को क्यों? मैं इस बात से सहमत हूँ, ये सबको ही होना चाहिए और मुझे विश्वास भी है कि ये सबके लिए होगा। तो उम्मीद रखेंगे अगले चुनाव तक हाँ जी, सरकार जो है वो जरूर कदम उठाएगी। जरूर। अगर परमानंद जी को सीएम बनने का मौका मिलता तो समाज और देश के हित के लिए क्या करते? देखो जी, मैं तो इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरी ना ऐसी बड़ा सोच तो सकते हैं ना, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है। फिर वही बात ही, आपकी महत्वाकांक्षा नहीं रही, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पाए। महत्वाकांक्षा तो रखो महाराज। लेकिन हाँ, आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे यदि सेवा करने का कोई मौका मिला तो मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो हमारा ये दक्षिणी हरियाणा है ना जी, फरीदाबाद से लेके रेवाड़ी है, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी जी, ये सारा जो एरिया है, तो ये पानी के बिना बहुत व्याकुल रहता है और सिंचाई की उचित सुविधा नहीं है। तो रेवाड़ी की तरफ तो फुहारे लगा करके भी ऊंची नीची जमीन है, बिल्कुल ये करते हैं। तो वो SYL नहर जो बनाई थी जी, जिसको कि अभी तक वो लागू नहीं कर पाया, उसका पानी हरियाणा को नहीं मिल पाया, तो वो बहुत जीवन मरण का सा सवाल है। तो मेरे हाथ में कोई अधिकार आए तो मैं ये दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने का काम सबसे पहले करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरीदाबाद विकास मंच जिसके आप अध्यक्ष हैं, तो फरीदाबाद विकास मंच की वास्तविक में भूमिका क्या है? ये एक गैर राजनीतिक संगठन है जी, और ये समाज के विभिन्न लोगों ने एकत्र होके एक विचार उनके मन में आया कि भाई एक संस्था बनाई जानी चाहिए कि जो समाज के जो मुद्दे हैं तो उनको लेकर के वो जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रशासन में जो अधिकारी हैं तो उनके संज्ञान में लाएं। तो इस बात को ध्यान में रखकर ये फरीदाबाद विकास मंच का गठन किया गया था जी, और सबने मिलकर सर्वसम्मति से, तो उसके लिए मेरे को ही अध्यक्ष बनाया उन्होंने। तो बोले जी आप पुराने कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हैं, आपको सारी जानकारी रहती है, तो आपको हम इसका अध्यक्ष बनाते हैं और ये जो मंच है ये
जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाता है और वो जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में और लाते हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं कृष्णपाल जी, तो वो भी इस बात को सुन के बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भी कहा था कि भाई आप ये गठन कीजिए और हम मिलकर काम करेंगे और हम आप जो भी ये लाएंगे हम उन पर ध्यान देंगे और समाज के हम कार्य ये करवाएंगे। तो बहुत सी बार वो लोग जो है ना वो सीधे उन राजनेताओं तक नहीं पहुंच पाते कई बार, तो हम चूंकि समाज में रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, तो वो हम तक वो बातें जल्दी पहुंच जाती हैं और हम उन तक पहुंचा देते हैं। काफ़ी पुरानी जानकारी रखते हुए मुझे ये भी पता चला कि आप बहुत बढ़िया गाते भी हैं, तो आज हम चाहेंगे आपसे कोई गीत, कोई कविता ही सुनना चाहेंगे। आपके आग्रह पर मैं एक छोटी सी वो सुनाता हूँ जी। कि भाई देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, और देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, और देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। कष्ट कंटकों में पड़ करके जीवन पट जीने होंगे, और कालकूट के विषमय प्याले प्रेम सहित पीने होंगे। अत्याचारों की आंधी ने कोटि सुमन छीने होंगे। वही वीर अब बढ़े जिसे हंस हंस कर मरना आता है, और देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। तीसरी टेन्योर में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित है जी। वो सोते जागते उठते बैठते हमेशा और मातृभूमि का ही चिंतन करते हैं, वो देश के लिए ही सोचते हैं। अभी जल्दी में आपने देखा उनकी माताश्री का जी निधन हो गया था, तो उसमें भी वो अपनी वो पूरी करने के बाद जो उनका कर्तव्य था, और सबको उन्होंने ये निर्देश दिया कि भाई अपना अपना काम कीजिए, और वो स्वयं भी उसी दिन दोपहर को उनका कार्यक्रम तय था, उसमें वो शामिल हुए। तो उन्होंने फिर से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भाई मेरे को जो दायित्व देश की जनता ने दिया है तो उसको मैं पूरी तरह से निभाऊं। तो ये इससे पता लगता है कि भाई मोदी जी के प्रति देश की जो जनता है में जो अपार श्रद्धा है ना, तो ये किस लिए है? वो इसीलिए है कि वो प्रामाणिकता से काम करते हैं, ना उन्होंने कोई संपत्ति बनाई और साधारण परिवार से हैं। और मुख्यमंत्री भी जब रहे तो सारे उन्होंने जितने उनको गिफ्ट और वो मिलते थे, आपने देखा वो सारे उन्होंने गरीबों में वितरित कर दिए थे, और जो भी उनका धन था वो गरीब कन्याओं के शादियों के लिए उसके लिए उन्होंने दे दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से देश की जनता तीसरी बार अवश्य मौका देगी, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से भारत देश के बनेंगे और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करेंगे, पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी सीरीज बातें जन गण मन से। आज हमारे साथ थे डॉक्टर परमानंद यादव। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए और आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इस कार्यक्रम का एक भाग बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी बहुत बड़ा आभारी हूँ आपका, और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी जब कभी ऐसा समय या आवश्यकता होगी, आपका विचार सुनने को दर्शकों के लिए भी एक ज़रूर मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर कृतार्थ किया, मुझे अवसर दिया, और मैं आभारी हूँ आपके चैनल का, और आगे भी मुझे मौका देंगे ऐसी अपेक्षा के साथ। अंत में यही कहते हुए कि भाई पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। एपिसोड की समाप्ति पर मैं आपसे पुनः आग्रह कि चैनल को और सीरीज को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कमेंट्स करते रहिए। चैनल को बनाने में समय और धन का खर्च होता है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। चैनल पर आपके कमेंट्स के इंतजार में। नमस्कार, धन्यवाद। भारत वंदे मातरम।